हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि बहुत जल्द आपका गणित का पेपर होने वाला है और अब की बार बोर्ड एग्जाम है इसमें। तो मैंने यहाँ गणित विषय के लिए आपके जो पिछले साल का जो आपका पेपर था उसके और जो भी आपके मॉडल पेपर के क्वेश्चंस है, जो भी सवाल हैं, उन सभी सवालों के एक समूह बनाया है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले हैं। तो इन सवालों को आप 2 या 3 बार अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा और आप अच्छे नंबर ले जाएंगे। इसमें मैंने सभी जो प्रश्न है वो सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन निकाले हैं, जिससे आपके 10 नंबर के ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो जाएंगे। जो नॉर्मल 3 नंबर के प्रश्न है वो भी आपके इसी में हो जाएंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। जो पहला हमारा सवाल है वो पढ़ते हैं। एक समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाओं की माप क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। समांतर चतुर्भुज का परिमाप क्या होगा। अब यहाँ पर उन्होंने समांतर चतुर्भुज का परिमाप पूछा है। जैसे आपको पता है कि समांतर चतुर्भुज वह चतुर्भुज होता है जिसमें जिसकी आमने सामने की जो भुजाएं रहती हैं वो हमेशा पैरेलल समान ही जाती है। तो इसका एक सूत्र है इस परिमाप निकालने का, या आपको पता है आयत का समांतर चतुर्भुज का समान होता है। अगर हम परिमाप निकालेंगे 2 गुणित लंबाई प्लस चौड़ाई, ये इसका एक सूत्र होता है। अगर इस सूत्र में हम इसका मान रखते हैं, यहाँ पर लंबाई हमारी 5 है और चौड़ाई यहाँ पर 4 है, तो 5 और 4 को हम जोड़ते हैं तो 5 4 9 होते हैं और 9 का गुना हम 2 में करेंगे यहाँ पर, तो 9 दूना 18। तो हमारा सही आंसर जो परिमाप में आएगा वो 18 आएगा। अगला जो प्रश्न है आपका, एक आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है, तो आयत का परिमाप क्या होगा। अब इसमें भी हम वही सूत्र लगाएंगे, जो आयत का परिमाप भी निकालने का वही सूत्र है, लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुणित लंबाई प्लस चौड़ाई। यहाँ पर आयत दे रखा है और इसमें सूत्र दे भी रखा है परिमाप का उन्होंने, 2 गुणित लंबाई प्लस चौड़ाई। अब यहाँ पर 8 और 6 लंबाई चौड़ाई है, तो 8 और 6 को हम जोड़ देंगे, 8 और 6 यहाँ पर 14 होते हैं और 14 का गुना हम 2 में कर देंगे, तो 14 दूना 28। सही आंसर इसका 28 सेंटीमीटर आएगा, ए वाला प्रश्न ऑप्शन से। जो अगला वाला प्रश्न है आपका, एक अद्वितीय चतुर्भुज की रचना के लिए जिसके 3 कोण दिए गए हैं, तो न्यूनतम कितनी भुजाओं की माप ज्ञात होना चाहिए। अब जैसे पता है कि हमें एक चतुर्भुज की रचना करनी है। अगर मान लो हमें उसमें प्रश्न को समझिए कि जैसे चतुर्भुज बनाएंगे तो 2 भुजाएं हमारे पास यहाँ पर है, इसकी लंबाई हमने 5 मान ली, इसकी 6 मान ली, क्या इससे पूरा चतुर्भुज बन गया? नहीं बनेगा, हमें एक भुजा की जरूरत और पड़ेगी। अगर मान लो ये 8 हो गई, अब हमें 3 भुजाएं यहाँ पर हो गई, तीनों भुजा की हमें माप पता है अच्छे से, तो हम इसमें केवल ये वाली जो भुजा है इसको अनुमान से हम मिला देंगे आपस में, तो हमारा चतुर्भुज बन जाएगा। तो कम से कम हमें 3 भुजाओं की जरूरत तो उसमें पड़ेगी ही। सही, तो यहाँ पर जो सही आंसर आएगा आपका वो आएगा बी वाला 3। अगला जो प्रश्न है आपका, बहुभुज के बाहरी कोनों के मापों का योग होता है। बहुभुज किसे कहते हैं? बहुभुज अर्थात जिसकी 4 भुजाओं से अधिक जिसमें भुजाएं होती है उसे हम बहुभुज कहते हैं। जैसे यहाँ पर इन्होंने एक बहुभुज दे रखा है, इसमें भुजाएं हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 5 8, उसमें अधिक भुजाएं जितनी भी हो सकती है उसे हम बहुभुज ही कहते हैं। भारी कोनों का माप, उसके जो भारी कोण है, ये वाले जो कोण हैं, इन कोनों का अगर हम जोड़ते हैं आपस में तो कितना होता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, कोई सा भी आपका बहुभुज हो उसकी भारी कोनों का माप हमेशा 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री यहाँ पर आपको रटना ही है। अगला जो प्रश्न है, एक समबहुभुज का एक भारी कोण 60 डिग्री का है। अब यहाँ पे क्या लिखा रहा है कि समबहुभुज अर्थात उसकी सभी भुजाएं जो हैं वो समान है और उसका एक कोण उन्होंने 60 डिग्री का बताया है। तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी, अर्थात उस बहुभुज में लगभग कितनी भुजाएं होंगी। तो इसका एक अच्छा सा सूत्र है, आप याद रख लीजिए कि अगर हम भुजाएं ज्ञात करनी और एक कोण यहाँ पर दे रखा है, हमें ये तो पता है कि तीनों को जो जितने भी कोण होते हैं उन सभी कोणों की माप 360 डिग्री होती है। हम 360 डिग्री में इस एक कोण का भाग दे देंगे, 60 डिग्री का हम भाग इसमें दे देंगे, शून्य से शून्य कट जाएगा, 6 एकम 6 छताम 36। तो यहाँ पर लगभग जो बहुभुज है उसमें कितनी भुजाएं होंगी? 6 भुजाएं होंगी। सही आंसर आपका आएगा 6। अगला जो प्रश्न है आपका वो है, एक समबहुभुज की एक भारी कोण 45 डिग्री है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी। अब इसमें भी सेम वही वाला कंडीशन है, हम 360 में 45 का भाग दे देंगे तो हमें भुजाओं की संख्या पता लग जाएगी कितनी बहुभुज में भुजाएं हैं। अब 45 का भाग में देना नहीं आ रहा तो हम इसको 9 से काट सकते हैं, 9 पंजे 45 और 9 चुकू 36, 40 बार ये कटेगा। अब 5 एकम 5 और पन हटे 40, तो लगभग उस बहुभुज में 8 भुजाएं होंगी। आपका चौथा ऑप्शन इसमें 8 दे रखा है उन्होंने, तो सही आंसर आपका 8 होगा। इसमें 45 डिग्री का अगर कोण है तो 8 भुजाएं उसमें होंगी। अगला जो प्रश्न है आपका, समपंचभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल होता है। अब यहाँ पर देखिए समपंचभुज लिखा हुआ है, अर्थात एक ऐसा पंचभुज जो नीचे दे भी रखा है जिसकी 5 भुजाएं समान है, तो इसके अंतःकोणों का योगफल पूछा है। जो ये अंदर के कोण हैं इन कोणों का हम जोड़ेंगे तो लगभग कितने होंगे। आपको अच्छे से पता है कि चतुर्भुज के जो चारों कोण होते हैं वो तो 360 डिग्री के होते ही हैं, लेकिन अब इसके जो 5 कोण हैं मान लो वो कितने डिग्री के होंगे। तो इसमें एक सूत्र है, बोले वो पंचभुजो षटभुजो अष्टभुजो, उसका हमें कोण ज्ञात करने हैं अंतःकोण। तो हम क्या ज्ञात करेंगे, एक अच्छा सा सूत्र है, याद कर लीजिए आप, 2, उसके बाद भुजा जो भी जितनी भी उसमें भुजाएं हैं उसमें से हम -2 करेंगे और उसमें फिर गुना कर देंगे हम 90 डिग्री का। अब यहाँ पर भुजा लगभग इसमें 5 है,
तो 5, तो हम 5 में से 2 को घटा देंगे, 5 में से 2 गया, कितना बचा 3, 3 का गुना हम 2 में पहले करेंगे, 3 दूना आया 6, अब 6 से 6 आया, 6 का गुना हम 90 में यहाँ पर कर देंगे, 90 डिग्री है, तो 9 छके 54 अर्थात 540 डिग्री इस समपंचभुज का जो है आंसर रहेगा। अब ऐसे आप षटभुज का भी निकाल सकते हैं, अगर 6 है तो यहाँ पर हम 5 की जगह 6 लिख देंगे और 6 में से 2 घटा लेंगे, फिर उसका 2 में गुना करके 90 में गुना कर देंगे, निकाल लेंगे अच्छे से। अगला जो प्रश्न है आपका वो है चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों की माप कितनी होती है। ये तो आपको अच्छे से याद रखना है, पिछले साल भी पूछा था प्रश्न कि कोई सा भी चतुर्भुज है उसके चारों जो कोण हैं उन चारों कोणों का माप कितना होता है, तो 360 डिग्री उनका माप होता है। जैसे इसमें यहाँ पर लिखा भी हुआ है चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। अगला जो प्रश्न है आपका, किसी समांतर चतुर्भुज में एक कोण की माप 90 डिग्री है तो शेष तीनों कोणों की माप क्या होगी। अब समांतर चतुर्भुज हमें पता है कि उसकी आमने सामने की भुजाएं हमेशा समान जाती है। अब जैसे एक कोण उसमें 90 डिग्री का बताया है यहाँ पर, तो ये जो कोण है उसका एक कोण 90 डिग्री का हो गया है। अब हमें पता है कि ये सीधी 90 डिग्री में हमेशा जो भुजा है वो सीधी होती है और समांतर चतुर्भुज के सामने की भुजा भी सीधी ही हमेशा समान जाती है। अब ये समान गई तो ये वाली भुजा का समान है, तो ये वाली भुजा भी यहाँ पर समान ही जाएगी। तो इसकी जो बाकी के तीनों कोण हैं ये भी 90 डिग्री के ही होंगे, क्योंकि अगर एक कोण 90 का हो गया तो इसने इसको बना दिया, इसको हो गया, तो सभी जो इसके कोण रहेंगे वो 90 डिग्री के कोण रहेंगे। तो ए वाला जो ऑप्शन है वो सही होगा। ये आपका समांतर चतुर्भुज यहाँ पे दे रखा है, इसका क्षेत्रफल का सूत्र, परिमाप का सूत्र मैंने बता रखा है आपको ऊपर से। अगला जो प्रश्न है आपका 10वां, कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं। अब ये वर्ग वाले लेसन में से है। वर्ग आपको पता है कि किसी भी संख्या का, जैसे 2 का गुना हमने 2 में किया है तो 2 दूना 4 हुआ यहाँ पर, तो 2 का वर्ग यहाँ पर 4 हो गया। किसी भी संख्या का किसी में दुगुना गुना करते हैं उसे तो उसको हम वर्ग कहते हैं। तो अब जैसे यहाँ पर वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, ये यहाँ पर पूछा गया है, तो पूर्ण वर्ग नहीं है, देखते हैं गुण 50। अब आपको पता है 7 गुणित 7 हम करते हैं, 7 7 49 होते हैं, तो ये तो 7 का वर्ग है। 225 ये 15 का वर्ग है, 15 में जब 15 का गुना करेंगे हम तो हमें 225 प्राप्त होंगे। अगला है आपका 169, यह 13 का वर्ग है, 13 का गुना हम 13 में करेंगे तो हमें 169 प्राप्त होंगे। जो 325 है आपका, ये किसी का भी वर्ग नहीं है, तो जो सही आंसर आपका आएगा वो आएगा इसमें 325। अगला जो प्रश्न है आपका, कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। अब देखो ऊपर वाले क्वेश्चन पूछा पूर्ण वर्ग नहीं है, लेकिन यहाँ पर पूर्ण वर्ग पूछा है। 39 किसी का वर्ग नहीं है, 60 भी किसी का भी नहीं होता है, 81 यहाँ पर वर्ग है। हम जब 9 का गुना 9 में करते हैं तो 9 की 81 आते हैं, तो यहाँ पर 81 पूर्ण वर्ग है, बाकी 94 किसी का वर्ग नहीं है। सही आंसर आपका 81 होगा। अगला जो प्रश्न है आपका 27 का वर्ग है। अब यहाँ पर 27 का वर्ग निकालना है हमें, तो हम क्या करें, किसी का वर्ग निकालने 27 गुनी 27। अब यहाँ पर 7 7 गुण 50 के 9। अब यहाँ पर इकाई का अंक 9 है, हम देखते हैं ऑप्शन में किसी में है क्या इकाई का अंक 9, यहाँ पर 729 9 इकाई का अंक हमें मिल रहा है। तो हमें पूरा गुना नहीं भी करेंगे तो भी हमें आंसर पता लग जाएगा कि इसका उत्तर यही आएगा। बाकी हम पूरा आंसर भी गुना भी करके पूरा आंसर निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, ये आपको अच्छे से रटना है कि जो 9801 है ये 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है और ये 99 का वर्ग है। जब हम 99 में 99 का गुना करते हैं तो हमें 9801 प्राप्त होता है और ये पूर्ण वर्ग संख्या है 4 अंकों की सबसे बड़ी। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर, संख्या 400 के वर्ग में शून्यों की संख्या होगी। अर्थात जब संख्या 400 का हम वर्ग करेंगे, वर्ग का मतलब 400 में 400 का गुना करना, वर्ग का मतलब यही, तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी। अब देखते हैं यहाँ पर 2 शून्य, यहाँ पर 2 शून्य 4 शून्य से बढ़ गई, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4 शून्य आएगा इसमें, ये ब वाला आंसर। अगला प्रश्न है आपका 2916 अर्थात 2916 का वर्गमूल क्या होगा। अब वर्गमूल निकालने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं, या तो हम भाग विधि से निकाल सकते हैं, हम गुणनखंड विधि से निकालते सकते हैं। अब गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालेंगे तो हम 2 2 के जोड़े बनाएंगे यहाँ पर। अब इसको मान लो हम गुणनखंड विधि से निकालते हैं यहाँ पर, तो पहले हम 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 चुका 8। अब यहाँ पर बचा 1, 2 पंजे 10, फिर बचा 1, 2 अठे 16, फिर हम 2 का भाग देंगे, 2 सत्ते 14 और 2 दूना 4, बचा 1, 2 नमा 18। अब 729 अभी हमने ऊपर किया था कि 27 गुने 27 हमने किया था, 729 आया था, तो यहाँ पर 27 अगर सीधा करते हैं 27 आ जाते हैं यहाँ पर, फिर वापस 27 कर देते हैं। तो यहाँ पर 2 जोड़े बन रहे हैं, एक तो 2 का और एक 27 का बना लो आप डायरेक्ट अगर बनाना चाहते हो तो 27 गुणित 2 अगर करेंगे हम तो 27 दूना 54 आते हैं, तो ये 54 का वर्गमूल है। आप भाग विधि से भी निकाल सकते हो उसे। अब यहाँ पर क्या पूछा, 400 का मान ज्ञात करिए। अब यह करनी में 400 अगर है तो मतलब इसका भी यही है कि वर्गमूल निकालना ही है। अब 400 तो हमें पता है 2 जीरो में से 1 जीरो आ जानी है और 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो इसका आंसर 20 होगा। 17 का अगला प्रश्न है, एक वर्ग की एक भुजा 4 सेंटीमीटर की है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। अब वर्ग आपको पता है कि इसकी 4 भुजा समान होती है। अब एक भुजा 4 है इसकी, तो इसका क्षेत्रफल पूछा है, हमें क्षेत्रफल पता है भुजा गुणित भुजा वर्ग का क्षेत्रफल होता है, तो 4 का गुणित हम 4 में कर देंगे, तो 4 चौको 16 सेंटीमीटर। तीसरा आंसर आपका इसमें आएगा।
अगला जो प्रश्न है आपका 18वां, संख्या 81 में इकाई के स्थान पर अंक होगा। संख्या 81 के वर्ग में, अर्थात 81 का वर्ग करना है, मतलब वही 81 गुणित 81 करना है हमें। अब इसमें इकाई का स्थान पूछ रहा है, इकाई में क्या होगा। अब एक का गुना जब एक में करेंगे हम तो क्या आएगा, एक आएगा अभी। तो इकाई का अंक तो इसमें भले गुना हम कर भी लेंगे तब भी एक ही रहेगा। तो सही आंसर आपका आएगा एक, इकाई का अंक एक रहेगा। अगला जो प्रश्न आपका घनाभ से है कि घनाभ में फलकों की संख्या कितनी होती है। अब जैसे यहाँ पे नीचे घनाभ दे रखा है, अब इसमें फलक अर्थात पृष्ठ गिनेंगे हम कितने पृष्ठ हैं। तो 1 2 3 4, 4 तो इसके होगा ये एक साइड के, और 2 इस साइड के होगा, 4 और 2 6। तो घनाभ में फलक की संख्या 6 होती है। घनाभ में कोरों की संख्या कितनी होती है, कोरों अर्थात भुजा की। अब ये कोर गिन लेते हैं, ये जो है कोर, ये तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, लगभग एक घनाभ में 12 कोरें होती हैं। आप यहाँ रखना, फलक जो होते हैं पृष्ठ, पृष्ठ घनाभ में होते हैं अपने 6, और जो कोर होती है उसकी, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, वो 12 होती है। और जो कोने होते हैं घनाभ में, कोने वो होते हैं 8। ये वाले कोने 1 2 3 4 5 6 7 8। अगला प्रश्न है यहाँ पर घन में शीर्ष। तो शीर्ष का मतलब होता है कोण। अब यहाँ पर घन और घनाभ में अंतर इतना है कि घन की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई समान होती है, और जबकि घनाभ अपना ईंट जैसा होता है या फिर डस्टर जैसा होता है, जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होती है। अब शीर्ष शीर्ष दोनों के समान ही रहेंगे। अभी मैंने बताया था कि शीर्ष 8 होते हैं, हम देख सकते हैं जैसे यहाँ पे नीचे दे रखा है इसने 1 2, ये 1 2 3 4 तो ये होगा, 4 ही नीचे के, तो 8 शीर्ष रहेंगे घन और घनाभ दोनों में। सही आंसर होगा इसमें शीर्ष जो है वो 8 है। अगला जो प्रश्न है आपका 22वां, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी पूर्ण घन घन है। घन मतलब उसका 3 बार गुना हुआ है। घन हम अगर जानेंगे, जैसे मान लो 2 गुणित 2 गुणित 2 हमने किया, तो इसका जो उत्तर आएगा उसे हम घन बोलेंगे। 2 दूना 4, 4 दूना 8, जैसे 8 आया तो 8 इसका घन है, 2 का घन 8 है, और 8 का घनमूल 2 है। अब इसमें पूर्ण घन पूछा है उन्होंने, तो 1 तो है नहीं, 3 भी नहीं है, 6 नहीं, 8। अभी हमने करके देखा यहाँ पर 2 का, तो इसका जो पूर्ण घन आएगा वो 8 है। अगला प्रश्न है आपका 8 का घनमूल होगा। अभी हमने 8 का घनमूल पूछा उन्होंने, तो घनमूल निकालने के लिए वही हम 3 वाले जोड़े बना दो गुणनखंड विधि से। 2 चुका 8, 2 दूना 4 और 2 एकम 2, ये 3 के जोड़े बन गए अपने। तो 2 का घनमूल 8 है, 8 का घनमूल 2 है। सही आंसर आपका चौथे नंबर का आएगा 2। अगला प्रश्न है आपका आयलर का सूत्र होता है। आपको सूत्र अच्छे से रटना है कि आयलर का सूत्र क्या होता है। आप देख लीजिए नीचे यहाँ पर आयलर में, यहाँ पर ए में प्लस वी बराबर ई प्लस 2, ये आपका आयलर का सूत्र होता है। इसमें कभी कभी ई यहाँ पर चले जाती है तो सूत्र ऐसा भी बन जाता है आपका कि ए प्लस वी माइनस ई बराबर 2, ये भी बन सकता है इसका सूत्र। तो ए का मतलब यहाँ पर होता है कि फलक की संख्या, वी का मतलब होता है शीर्षों की संख्या, और ई का मतलब होता है किनारों की संख्या। इस प्रकार की जितनी भी आकृतियाँ होती है जिसमें लंबाई ऊंचाई और चौड़ाई होती है, उनमें अगर कभी हमें शीर्षों की संख्या, कोनों की संख्या या फिर पृष्ठों की संख्या ज्ञात करना होता है तो हम आयलर का सूत्र लगाते हैं। जिससे ये जितनी भी ऐसी जैसी आकृतियाँ होती हैं सभी आकृतियों में आयलर का सूत्र लगता है। तो हमें याद रखना है ए प्लस वी बराबर ई प्लस 2। अभी कौन से वाले ऑप्शन में उसमें देखते हैं, फर्स्ट वाले में ही दे रखा है उन्होंने ए प्लस वी बराबर ई प्लस 2, यह आयलर का सूत्र है। इसे आप अच्छे से रट लीजिए। कभी कभी ऐसा भी आ सकता है ए प्लस वी माइनस ई बराबर 2 या फिर 2। अगला जो प्रश्न है आपका 25वां देखते हैं, पूर्ण घन संख्या का बीजांक नहीं है। अब यहाँ पर प्रश्नों को आप समझिए अच्छे से। बीज अंक, बीज अंक किसे बोलते हैं। अब जैसे मान लो हम 27 का बीज अंक निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, 7 में 2 जोड़ देंगे, 7 और 7 से 8 9, इसका बीज अंक 9 गया। हम 104 का बीज अंक निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, 4 में 0 जोड़ेंगे 4 और 1 जोड़ देंगे 5, तो इसका बीज अंक 5 हो गया। तो क्या पूछा उन्होंने कि पूर्ण घन संख्या का बीजांक नहीं है। कौन सी ऐसी संख्या जो बीज अंक नहीं हो सकती पूर्ण घन संख्या के। अब जैसे हम 27 को मान लें, 27 3 का घन है, तो 7 2 9, अर्थात मतलब कम से कम एक से तो हर संख्या ज़्यादा आएगी ही। सही, एक कभी भी बीजांक किसी का नहीं बन सकता। तो सही आंसर आएगा इसमें 1। अगला जो आपका क्वेश्चन प्रश्न है यहाँ पर 26वां देखते हैं। अब ये आपका बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, त्रिमिमीय आकृति अर्थात 3D आकृतियाँ क्या होती हैं। अब 3D आकृति इसमें से हमको पहचानना है। तो याद रखते हैं जिस आकृतियों में जो ऊंचाई होती है, लंबाई भी होती है और चौड़ाई भी होती है, 3 चीज़ जिसमें होती है उसे हमें 3D या त्रिमिमीय आकृतियाँ कहते हैं। और जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होती है उसे हम केवल वो, या फिर जो केवल एक सरफेस होता है, प्लेन सरफेस होता है, उसे हम 2D आकृति कहते हैं। अब जैसे यहाँ पर वृत्त है तो वृत्त तो आपका केवल एक सरफेस है। त्रिभुज भी आपका एक सरफेस टाइप होता है, इसमें ऊंचाई नहीं होती है। घनाभ में तीनों चीज़ें होती हैं, तो इसमें 3D आकृति में घनाभ आपका आएगा। चतुर्भुज में केवल एक सरफेस होता है सिंपल सा। मैंने कुछ उदाहरण दिए यहाँ पर त्रिभुज में, जैसे घन है, घनाभ है, बेलन, शंकु, और 2D के भी दे दिए हैं यहाँ पर आपको याद रखने के लिए कि 2D आकृति कौन कौन सी होती है। जैसे आयत, वर्ग और सभी प्रकार के त्रिभुज, ये सभी 2D आकृति में आते हैं। और जो आपके 3D आकृति में आते हैं, ये घन, बेलन, शंकु, घनाभ, ये गोला, गोला इस टाइप के सभी आपके 3D में आते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका, अब ये आपके उससे आ गया आलेख संबंधित कि
वर्ग 30 40 की उच्च सीमा क्या होगी। अब हमेशा याद रखना उच्च सीमा अर्थात बड़ी वाली संख्या 40, 30 और 40 का जो वर्ग है इसमें उच्च सीमा आपकी 40 होगी और इसकी निम्न सीमा 30 हो जाएगी। और इसके अगर मान लो अंतराल पूछेंगे तो इन दोनों में क्या अंतर आ रहा है, 10 का अंतर, तो 10 का अंतराल हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है 30 और 40 की निम्न सीमा। अब इसमें 30 40 की निम्न सीमा आपकी 30 हो जाएगी, उच्च सीमा 40 है, सही निम्न सीमा 30 हो गई। अब पूछा था 20 और 30 की उच्च सीमा पूछी तो उच्च सीमा यानी 30 हो जाएगी, इसमें सी वाला ऑप्शन आएगा। अब इसमें वर्ग 30 और 40 में वर्ग अंतराल कितना है, अब इन दोनों में अंतर बताना है। तो 30 से 40 10 का अंतर है, इसमें 10 का अंतराल आ रहा है, तो सी वाला ऑप्शन या आपका बी वाला 10 आ जाएगा इसमें सही आंसर। फिर पूछा उसने 31वें में कि वर्ग 20 और 30 की निम्न सीमा क्या है। अभी ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसमें निम्न सीमा उसने 20 है, याद रखना उच्च सीमा 30 निम्न सीमा 20। अगला प्रश्न है संख्या 2 4 6 8 का माध्य ज्ञात कीजिए। अब किसी संख्या का हमें माध्य ज्ञात करना था, बीच की संख्या ज्ञात करनी है। तो पहले संख्या गिन लीजिए, टोटल कितनी संख्या है हमारे पास, 1 2 3 4 संख्याएं। इन चारों संख्याओं को हम जोड़ लेंगे पहले, और जोड़ने के बाद इसमें 4 का भाग दे देंगे। अब 8 और 2 10 और 6 और 4 10 10 10 और यहाँ पर 20 हो गए, 20 में हम 4 का भाग दे देंगे तो कितने आएंगे, 4 है कम 4 4 5 20। इनका माध्य जो है वो 5 आएगा। आंसर में 5 देखते हैं, तीसरे वाले ऑप्शन में 5 दे रखा है तो माध्य इसका 5 आएगा। अगला जो प्रश्न है आपके, वैसे आपके अभी लगभग 30 प्रश्न हो रहे हैं इसमें, तो इस वीडियो में हम केवल इतने ही प्रश्न कर रहे हैं। अगले वीडियो में बाकी जो बचे हुए प्रश्न हैं वो हम पूरे कर लेंगे। और अगले वीडियो की लिंक मैंने इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दिया आपके, तो उसे आप अच्छे से देख लीजिए। बहुत सारा भी प्रश्न आपके बचे हुए ग्राफ वाले, आलेख वाले, तो उन्हें हम कंप्लीट अगले वीडियो में कर लेंगे। थैंक यू सो मच।